हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो तैयारी होती है वो यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के लिए है, जो आप अभी 18 जून को परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2, और इसी तैयारी से आपके सेट की परीक्षा भी तैयारी हो जाती है, और अब की बार पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम भी इसी पर डिपेंड है। ठीक है, तो हमारी जो वीडियोज़ हैं यहाँ पर आपकी 500 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी पेपर 1 के थे वो सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए गए। यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट आपको दिए ही जा रहे हैं, सारे कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, पेपर 2 एजुकेशन में भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करवा दी हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन करेंगे पीपल एंड एनवायरनमेंट का। ठीक है, अगर आपके कोई टॉपिक मान लीजिए छूट गए हैं, रिवीजन नहीं हुए हैं, तो वो आज की इस वीडियो से कवर हो जाएंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे और दिसंबर 2023 में आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपका जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या जिन कॉन्सेप्ट से ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आप किस तरह से पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ले लिए हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ दिए हैं जिसमें आपको वो देख लेना चाहिए। सारे इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स करवा दिए हैं, कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड, और इसमें जो है पीपल एंड एनवायरनमेंट का करेंट अफेयर्स की 10-10 वीडियोज़ मैंने दे दी हैं, तो आप उनको देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर दिया जा रहा है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, तो यूजीसी नेट के साथ साथ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कराती हूँ, जीएस की पोर्शन को, और एजुकेशन तो हमारा है ही है सब्जेक्ट, तो इसको हम यहाँ जीएस को कवर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वो सारी वीडियोज़ भी यहाँ पर इस चैनल पर हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यहाँ से कोई ना कोई एक एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, देखिए मैं अभी पूरा डीप में नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन एक क्विक रिवीजन आपका जो खास खास चीज़ें हैं बुलेट पॉइंट के रूप में हम यहाँ कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2000 के जो सम्मेलन हुआ था उसमें 2015 तक के लिए 8 जो है लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था, और इन्हें ही एमडीजीज कहा गया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहा। ठीक है, तो 2015 तक के लिए आए थे, कितने थे? 8 जो है ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए इन टारगेट्स को बनाया गया था। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन से थे, तो इसमें देखिए यहाँ पर उस समय के 189 सदस्य राष्ट्रों और 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने 2015 तक इन 8 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संकल्प लिया था। ठीक है, तो ये संख्या जरूर याद रखनी है, कई बार आपसे स्टेटमेंट में पूछा जाता है ना, तो ऐसे ही हम यहाँ रिवीजन करेंगे। 189 ठीक सदस्य राष्ट्र और 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कितने तक के लिए आए थे गोल? 2015 तक के लिए। अब इसमें कौन कौन से थे, तो देखिए भूखमरी और गरीबी को समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा की बात की गई थी, लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण, है ना, शिशु मृत्यु दर घटाना, ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना यहाँ पर, और HIV एड्स मलेरिया और अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, पर्यावरण सततता और वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो ये आज 8 टारगेट थे, इनको एक बार थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए, इस पूरी स्लाइड को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, संधारणीय विकास लक्ष्य। अब ये क्या होते हैं, तो इसमें देखिए भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी लक्ष्यों के सेट हैं। मतलब यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य से मतलब होता है कि आप डेवलप करो, लेकिन इनको जो आने वाली पीढ़ियों उनके लिए भी कितनी चीज़ें आपके जो साधन है ना, प्राकृतिक संसाधन है, उनको भी हमें रिस्टोर करके रखना है आगे वाली भविष्यों, मतलब आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी। ठीक है, वर्तमान में तो आप यूज़ करो ही करो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनका किस तरह से इनका यूज़ किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। संधारणीय विकास के लिए उनको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाया गया है। और देखिए इसमें अब 2015 के अंत में जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के निरस्त हो जाने पर इनको रिप्लेस कर रहे हैं, तब अब यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पर आया। ठीक है, अब ये जो लक्ष्य है ना 2015 से 2030 तक चलेगा। ठीक, तो 2015 तक बिल्कुल ईजी वे में बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें पता रहें, क्योंकि इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आंकड़े के आधार पर वो आपको याद रखनी है, जैसे कि सदस्य देशों की संख्या, है ना, कब से कब तक चलेगा, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन एक क्रम आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कौन सी चीज़ें आई, है ना। इतनी बड़ी लेवल पे चीज़ें हम रट्टा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हमें चीज़ों को समझ के पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये लक्ष्य जो है ना SDGs की अगर हम बात करें तो ये 2015 से 2030 तक के लिए आए।
अब इसमें क्या थे, 17 लक्ष्य थे और 169 विशिष्ट लक्ष्य थे। ठीक है, तो ये इसमें आ गया आपका कि 2015 से इसका जो टाइम पीरियड था 2030 तक। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं, क्योंकि 2030 अभी तो बहुत टाइम बाकी है ना, तो इससे जो भी संबंधित सवाल हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो सवाल बनते हैं तो इनमें देखिए नंबर्स के आधार पर पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसकी मैं पिक्चर्स या पीडीएफ्स आपको दे दूँगी। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब इसमें देखिए 1 से 17 तक के गोल हैं और इनको आपको नंबर वाइज पूछा जाता है। जैसे कि लक्ष्य नंबर 1 में क्या कहा गया है, तो नो पॉवर्टी कहा है। फिर यहाँ पर 0 हंगर दूसरे नंबर पे है। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है ना, उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन की बात ही चौथे नंबर पे, मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। उसके बाद है आपका जेंडर इक्वेलिटी, लैंगिक समानता 5वें नंबर पे आई। तो आपको बिल्कुल नंबर के हिसाब से ही यहाँ पर पूछा जाना है ना। छठा नंबर है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात है। ठीक, तो इस फिगर को कम से कम याद रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, है ना। वैसे इसकी मैंने पहले भी वीडियो आपको दी है, तो जिसमें आपको स्टोरी वाइज ऐसे बताया था कि चीज़ें किस तरह से याद रहेंगी, है ना। तो इसमें आपको ये सारे बस लक्ष्यों के नंबर याद रखने हैं कि किस लक्ष्य में कौन सी बात कही गई थी, है ना। तो ये सारे चीज़ जो है, जैसे कि आपका एजुकेशन वाला ये सब जो 4 नंबर है ये आपसे बहुत पूछा गया, कई बार पूछा गया है। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट है वो तो पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो इसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार सारी चीज़ों को थोड़ा सा देख लेना चाहिए, है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गए 17 लक्ष्य। अब देखिए, अब हम आते हैं इस पर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर मैंने कुछ खास टॉपिक्स लिए हैं जो कि आपको जल्दी नहीं समझ में आते लेकिन क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, और बाकी जो है वो आपके क्वेश्चन के थ्रू रिपीट हो जाएंगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC, ये कब आया था, तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ये 30 जून 2008 को प्रधानमंत्री थे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनके द्वारा जारी किया गया था। और इसको जो चलाने वाला मंत्रालय है कौन है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये है आपका समन्वय मंत्रालय, कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री ऑफ NAPCC की, है ना। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो थे ना, इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन हैं, ये पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आए भी हैं, तो वो 8 मिशंस को आपको समझ लेना है कि कौन कौन से मिशन थे। आपसे ऐसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए 8 राष्ट्रीय मिशन है जो जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुआयामी और दीर्घकालिक, मतलब लंबे समय तक, और एक जो इंटीग्रेटेड यहाँ स्ट्रेटजीज हैं इनको अपनाया जाएगा और इनका यहाँ पर प्राप्त करने का लक्ष्य है। ठीक है, तो ये 8 जो राष्ट्रीय मिशन है शामिल है, इसमें इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया है कि बहुआयामी हो, मतलब मल्टीफेसिटेड, लॉन्ग टर्म है और इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो अचीव इम्पॉर्टेंट गोल्स इन क्लाइमेट चेंज, तो जो भी जलवायु परिवर्तन में इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर देखिए ये वाला फिगर है। इसमें आप अगर ना समझ में आ रहा हो तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिए। देखिए 8 मिशंस हैं। इसमें पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय सतत आवास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन है। तो पहला आपका राष्ट्रीय सौर मिशन हो गया, यहाँ पर देखिए पहला आपका यहाँ पर नेशनल सोलर मिशन वॉज लॉन्च इन 2010। दूसरा है आपका नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी इफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता के लिए 2011 में आया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है 2010 में पहला मिशन आया, 2011 में। अब तीसरा आया नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ठीक, 2010 में। चौथा है नेशनल वाटर मिशन, है ना। उसके बाद है पांचवा यहाँ पर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। छठा है, इस तरह से फिगर वाइज याद करने से ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। छठा है आपका ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च इन 2014। फिर है आपका सातवां है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्टार्टेड इन 2014-15। ठीक है, तो और उसका बाद आठवां है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक, तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इनको एक बार ज़रूर याद रखिएगा कि थोड़ा सा ये चीज़ें याद करने वाली है ना। इतनी चीज़ें हो गई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि अभी तो आगे बहुत सारा कंटेंट बाकी है। ठीक,
तो मेरे मोटिवेशन के लिए भी आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें यहाँ पर एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये कब लॉन्च हुआ था, 2015 में फ्रांस द्वारा पेरिस में COP21 जलवायु सम्मेलन में हुआ था। और शुरुआत कब हुई थी, कर्क और मकर रेखा के बीच कुछ देश थे जिनको सनशाइन जो है देश कहा गया। तो 121 देशों के लिए यहाँ पर ये जो है खुला, मतलब इसको शुरुआत की गई थी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका मेन जो उद्देश्य था ना, जो सोलर एनर्जी है इसका यूज़ करना, मतलब इसका जो मिशन था सौर ऊर्जा परिनियोजन के लिए, मतलब यहाँ पर जो मिशन था मोबिलाइज $1 ट्रिलियन इन इन्वेस्टमेंट बाई 2030 फॉर सोलर एनर्जी डेवलपमेंट। सोलर एनर्जी डेवलपमेंट के लिए 2030 तक $1 ट्रिलियन का यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करना। ठीक, अब इसमें कार्यक्रम क्या थे, सौर ऊर्जा के लिए फोकस क्षेत्रों में कृषि के लिए सौर, है ना, किफ़ायती वित्त, मिनी ग्रिड छत पर स्थापना, ये सारी चीज़ें जो आज भी हो रही हैं। तो सोलर एनर्जी का यूज़ बहुत ही ज़्यादा तरीके से यूज़ करने के लिए कहा। ठीक है, तो ये जो है इसमें यहाँ पर देखिए और चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो कर्क और मकर रेखा के बीच, इसी तरह मैंने ये आपको लाइन चार्ट डायग्राम दिए हैं ताकि आपको चीज़ें पता रहें। कर्क और मकर रेखा के बीच हैं कितने देश हैं, 121 देशों का समूह है। और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं हेतु सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ये क्या है, प्रतिबद्ध हैं। कब लाया था, 30 नवंबर 2015 को, है ना। सम्मेलन इसका शुरू कहाँ हुआ था, संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में। ठीक, नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ था। और उस समय फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे फ्रांस ओलांद, ठीक है, फ्रांसवा ओलांद, UN के तत्कालीन महासचिव बान की मून, इनको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो पहला शिखर सम्मेलन था 11 मई 2018 को नई दिल्ली में हुआ। और उसके बाद दूसरा सम्मेलन यहाँ संयुक्त राष्ट्र, मतलब जो इसका सम्मेलन था वो आपका पेरिस में हुआ था। ठीक है, और प्रथम शिखर सम्मेलन 11 मई 2018 को नई दिल्ली में हुआ। इसका जो सचिवालय है कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है। घोषणा पत्र में क्या कहा गया, तो 2030 तक, है ना, $1 ट्रिलियन की बात की गई है। यहाँ पर जो कहा गया वही चीज़ है ना। तो देखिए 2030 तक $1 ट्रिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा है ना। तो ये सारी चीज़ें सोलर एनर्जी से संबंधित चीज़ें हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको याद रहना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ आपको याद रहती हैं। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। और देखिए अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखिए, इससे आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर है, और हाँ एक चीज़ और है कि आप लोग जितने भी इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स मैंने करवाए हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें सारी चीज़ें आपको बहुत ईजी वे में आपको समझाई गई हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के ही पूछे जाते हैं, पर कॉन्सेप्ट नहीं बदल जाएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की थ्योरी बदल जाएगी या क्योटो प्रोटोकॉल बदल जाएगा, है ना। लेकिन आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। ठीक है, तो उनको ज़रूर एक बार देख लीजिए। थ्योरी क्लास है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आपकी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला कह रहा है अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकसित और विकासशील, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है, जो कि ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं, और एक होते हैं विकासशील जो कि अभी प्रयासरत हैं। इन देशों के लिए ओजोन अवक्षयी पदार्थों को समाप्त करने की समय सूची समान है। मतलब स्टेटमेंट के सवाल ही में ही आपको थोड़ा सा घुमा देता है ना। तो जब आपको थ्योरी पता होगी, उसमें सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं, A to Z सारी चीज़ें कवर की हैं, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और आप सर्च करेंगे तो आप मिल जाएगा, बाकी प्लेलिस्ट में अपडेट करवा दूँगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो विकासशील देशों को अनुच्छेद 5 देश के रूप में संदर्भित किया है। मतलब अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डेवलपिंग कंट्रीज आर रेफर टू एज आर्टिकल 5 कंट्रीज, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, ये जो पहला है ना, ये वाला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है विकसित और विकासशील देशों के लिए समय जो सूची है वो समान है, ऐसा नहीं है, सेम टाइम टेबल यहाँ पर नहीं है, और ये वाला सही है। ठीक है, आर्टिकल 5 के लिए यहाँ पर ये देखिए अभी का क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है, तो पहला वाला आपका रॉन्ग हो जाता है, इनकरेक्ट है। और आपका यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो है इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा देख के करिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन इनकरेक्ट होना चाहिए, है ना, दोनों ही करेक्ट है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, टाइपिंग में हो जाता है कभी कभी, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या है, जो कि ओजोन परत के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। ओजोन परत, यहाँ पर हमारे ओजोन परत का यहाँ पर कहाँ पर आपने देखा था कि उसका
जो मतलब यहाँ पर रेफरेंस लिया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ओजोन परत क्या है, पृथ्वी तक जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनके लिए क्या है, लेयर का काम करती है, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पे पृथ्वी पे ना आ पाएँ और जो बहुत सारी हम यहाँ पर डिसीज़ हैं उनसे बचे रहें। ठीक है, तो इसी के लिए ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इनकी समाप्त करने की समय सूची दोनों विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था 1987 में आया था और जितने भी ओडीएस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं इनको समाप्त करके समतापी मंडल, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन लेयर, तो इसकी सुरक्षा का यहाँ पर आश्वासन देती है। ठीक है, इसी को बचाने के लिए, ओजोन लेयर हमारी नष्ट ना हो, इसको बचाने के लिए यहाँ पे ओडीएस जो भी हैं इनको समाप्त करके यहाँ पर ओजोन लेयर की सुरक्षा का बात कही गई है। और ये जो प्रोटोकॉल था 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षरित हुआ और ये 1 जनवरी 1989 को इफेक्ट में आया। ठीक, तो इसमें दोनों विकसित और विकासशील देशों की सूची अलग है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बताई है, आप देख लीजिएगा। अब विकसित देशों के लिए 2020 तक सीएफसी को समाप्त करते समय निर्धारित किया था, है ना, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर तो ये देखिए, और यहाँ पर देखिए 2020 तक, इससे भी मिलता जुलता क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा। 2020 तक जो सीएफसी है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको समाप्त करने के लिए निर्धारित किया गया था और विकासशील देशों के लिए ये समय 2030 तक रखा गया। ठीक है, तो इसी को विकासशील देशों को ही आर्टिकल 5 में देश के रूप में संदर्भित किया गया है ना। तो इस तरह से पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। इतनी चीज़ें समझ में आई, तो इसलिए मैंने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट उस टॉपिक का पता होगा। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और ऐसे ही मैंने बहुत सारी क्विक रिवीजन सीरीज़ बना रखी है हर यूनिट की, तो आप लोग चैनल पे जाके विजिट ज़रूर करिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, कौन कौन से परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को क्या होते हैं, तो इसके बारे में देखिए यहाँ पर है, ये पीओपी जिनको है कहते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जैविक प्रदूषक, है ना, चिरस्थायी मतलब लंबे समय तक रहने वाले जैविक जो प्रदूषक हैं। ये एक रसायनों का समूह है जो पर्यावरणीय डीके के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, मतलब रोकने वाले होते हैं और पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। ठीक है, अब ये बने रहेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारा पर्यावरण भी इफेक्टेड होगा। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो जैविक प्रदूषक हैं, चिरस्थायी जैविक प्रदूषक, इनमें कौन कौन से आते हैं, तो इनमें आपके डायोक्सिन्स होते हैं और उसके बाद आपके जितने भी पीसीबी हैं, है ना, पॉलीक्लोरिनेटेड बेंजीन्स, फिर है आपका फॉर्मेल्डिहाइड और आपका आते हैं इसमें नहीं सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑर्गेनो क्लोरिन पेस्टिसाइड्स जितने भी हैं जो कीटनाशक होते हैं, ये भी आपका जब क्या है छिड़काव वगैरह होता है तो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, है ना, इसीलिए कहा जाता है कि सब्जियां वगैरह बहुत धो के खाइए, है ना। तो इस तरह से पेस्टिसाइड्स, फ्यूरॉन्स, ये सब आपके क्या हैं, पीओपीज होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लंबे समय तक ये बने रहते हैं और इफेक्ट करते हैं पर्यावरण को, तो ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं। तो पीओपी को क्या है, यहाँ पर्यावरण में बने रहते हैं और खाद्य वेब के माध्यम से जैव संचय करते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, अब ये पर्यावरण में बने हुए हैं, अब अगर मान लीजिए पौधों में कीटनाशक दवाएं डाली गई और फिर वो क्या लंबे समय तक बनी रही, फिर वो आप लेके आते हो, आपके जो है खान पान में आप शामिल करते हो, तो आप भी इफेक्टेड होते हो, है ना। तो यही चीज़ है कि ये जैव संचय करते हैं और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पैदा करने का जोखिम करते हैं। तो ये जितने भी हैं ना, ये सारे आपके यहाँ पर ये पीओपी इसके उदाहरण हैं। ठीक है, डायोक्सिन, फ्यूरॉन्स, पीसीबी पॉलीक्लोरिनेटेड बेंजीन्स, ऑर्गोक्लोरिन कीटनाशक, डीडीटी है ना, डाइक्लोरो है ना, डीडीटी, और आपका एंडीसल्फस, ये सारे चीज़ें। ठीक है, तो ये सब जो हैं पर्यावरण में बने रहते हैं और उसके लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट आप देखो अगला जो क्वेश्चन है, जो एमडीजीज थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मुख्य रूप से विकासशील या गरीब देशों पर लक्षित थे। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और देखो अगला है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सभी देशों पर लक्षित हैं, चाहे वो विकसित हों या विकासशील हों। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये सब अभी के क्वेश्चन है इसलिए ज़रूरी हो जाता है ना। तो सभी को पता है एमडीजीज 2015 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा था और यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी, तो ये हो जाता है आपका। नेक्स्ट आप देखो चौथा है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है विश्व के अल्प विकसित देशों में खतरनाक वायु प्रदूषकों का घर के अंदर प्रभावन अत्यधिक गंभीर होता है ना। अब इसमें देखिए वायु प्रदूषक में आपके कौन कौन से आते हैं, तो जितने भी आपके पीएम्स होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर्स, है ना, PM 2.5, PM 10, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है,
तो ये सब क्या है, घर के अंदर इनका प्रभाव अत्यधिक गंभीर होता है। रीज़न कह रहा है खाना पकाने की पारंपरिक विधियों में कोयला, लकड़ी, गोबर, गैस, है ना, इन सब ईंधनों का प्राय उपयोग किया जाता है। अब इन सबों का उपयोग किया जाएगा तो बिल्कुल इसमें क्या होंगे कि एयर पॉल्यूशन पाए जाएंगे, है ना, और वो घर के अंदर रहेंगे तो इफेक्ट भी करेंगे। तो असर्शन जो है कथन सही है और रीज़न भी उसका सही दे रहा है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें सही है, ठीक। तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है, दोनों ही असर्शन रीज़न सही है। नेक्स्ट आप देखो, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें कह रहा है गत कुछ वर्षों में वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, मतलब इसकी जो है मात्रा बढ़ गई है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वायुमंडल में पहले से विद्यमान क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी अनेक वर्षों तक बने रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कह रहा है कि कंसंट्रेशन बढ़ गया है ना, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि जो है पहले CFCs का यूज़ होता था। CFCs का यूज़ कहाँ होता था, जैसे कि फ्रीज, एयर कंडीशन, इन सारी चीज़ों में। तो अब इसमें क्या होता था कि यहाँ पर CFCs क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ओजोन की कमी, समताप मंडल में जो ओजोन मतलब ओजोन की कमी और जो ग्लोबल वार्मिंग का ये कारण बनती थी। तो अब इसमें क्या हुआ कि जितनी भी ये सारी चीज़ें थी, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में इसका यूज़ करते थे, एरोसॉल, है ना, और इन सब चीज़ों में यूज़ करते थे, तो ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते थे, है ना। तो 1970 के दशक में 1970 में ये पता लगा कि CFC बहुत हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए। तो अभी CFC को क्या कर दिया, CFC को हटा के HCFC, है ना, यहाँ पर HCFC इसमें रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें इसके साथ बदल दिया गया। तो ये क्या है, ये इतनी हार्मफुल नहीं है और ये वाली ज़्यादा हार्मफुल। तो ये जब इसका यूज़ हमने कम ही कर दिया, तो अब क्या है कि ये मतलब उतना इसका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, तो इसलिए पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है, ठीक है ना। लेकिन वायुमंडल में पहले से विद्यमान जो CFCs हैं वो काफ़ी वर्षों तक बने रहेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाई है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को नहीं लाइक किया तो लाइक ज़रूर कर दें, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ मैं देखिए आपके लिए बता रही हूँ, है ना। अब देखिए असर्शन रीज़न में क्या है, यहाँ पे कह रहा है भू क्षरण स्थलों में दबाए जाने के बाद भी ठोस अपशिष्ट ऊर्जा प्रदान कर सकता है। जैसे कुछ चीज़ें क्या थी कि वहाँ पर आप डंप कर देते थे चीज़ों को, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता था कि दबा देने से उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी क्रिएट होती थी। रीज़न कह रहा है दबाया गया अपशिष्ट प्राकृतिक गैस उत्पन्न करता है जिसे प्राप्त कर जलाया जा सकता है। तो ये भी सही बात कह रहा है, ये भी सही बात कह रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है इवन व्हेन अ सॉलिड वेस्ट इज बरीड इन लैंडफिल्स, है ना, इट कैन स्टिल प्रोवाइड एनर्जी। अब ये लैंडफिल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इनको जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही असर्शन रीज़न सही हैं। पहले लैंडफिल्स के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर देखिए जो ये है ना, कचरे को दबाकर एक निर्दिष्ट स्थल पर यहाँ पर एक उसको डंप कर दिया जाता है और उससे क्या होगा कि पूरा एनवायरनमेंट इफेक्ट नहीं होता है, ठीक, वो उसी जगह पर रहेगा, पर्यावरण इफेक्ट को कम करेगा और जैसे कि मिट्टी है और जो भूजल यहाँ पर कंटामिनेशन को रोकेगा, है ना। तो इस तरह से गंध को कम करने, कीटों को रोकने के लिए मिट्टी से ये ढका हुआ है। तो इसमें क्या करेगा, प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे पर्यावरणीय जोखिम पैदा करता है, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि मिट्टी से ढका हुआ है तो ये कुछ चीज़ें तो ठीक रहेंगी और बाकी क्या है, ये एनर्जी के रूप में भी आएंगी। जैसे कि जो दबा हुआ है तो अपशिष्ट पदार्थ मतलब मीथेन पैदा करेगा, क्योंकि लैंडफिल्स हैं, यहाँ पर कुछ क्या होंगे, डंप्स होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, तो ये क्या करेंगे, मार्श गैस, है ना, जिसको मीथेन गैस कहते हैं, इसको यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे और इसे प्राप्त करके ईंधन के रूप में जलाया जा सकता है ना। तो इस तरह से अपशिष्ट में कमी और पुनर्चक्र रिसाइकलिंग के द्वारा इसको प्रयास किया जा रहा है कि तो ऐसे मतलब जो भी अपशिष्ट प्राकृतिक गैस उत्पन्न होगी वो मार्श गैस के रूप में होगी जिसको कि प्राप्त करके जलाया जा सकता है। तो समझ में आ गया लैंडफिल्स क्या है। इनको दबाकर एक तरह से मतलब एक जो है जो आपका एक जगह निर्धारित है वहाँ पर दबा के इसको पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए इसको ऐसा डिज़ाइन किया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी लैंडफिल से संबंधित हो गई हैं, है ना। तो मतलब जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको फिर जलाने के काम में भी लाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए CPCB, यहाँ पर ये है CPCB क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके द्वारा विहित आवासीय क्षेत्रों में 24 घंटे के आधार पर प्रदूषकों की सीमा को उचित बढ़ते हुए क्रम में दर्शाएं। सबसे ज़्यादा कौन सा है, फिर कौन सा है, तो देखिए सबसे पहला इफेक्टेड है कौन सा, लेड पहले नंबर पे है। फिर दूसरा आता है रेस्पिरेबल सस्टेनेबल पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। इसमें आपके पार्टिकुलेट मैटर्स आते हैं जो कि बहुत छोटे भी होते हैं डायमीटर के हिसाब से, है ना, PM2.5, PM10, इस तरह से बहुत सारे PM1 तो बहुत सारे हमने पढ़े।
तो ये सारे जो हैं रिस्पायरेबल सस्पेंडेड होते हैं, जो कि श्वसन में ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर है आपका सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, ठीक, ये भी डाई के हिसाब से। तो रिस्पायरेबल मतलब जो श्वसन नली में जा सके, इतने छोटे, इतने फाइन। और उसके बाद सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर जो कि वातावरण में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका चौथे नंबर पे ये अमोनिया, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, है ना। ये हो गया आपका सी, बी, ए और डी, ठीक। सी, बी, हाँ ये तीसरे नंबर पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, है ना। तो CPCB क्या है, यहाँ पे देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना 23 सितंबर 1974 में हुई थी। और यहाँ पर किस लिए हुई थी, तो जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए, है ना। और 24 घंटे के आधार पे इनका जो है क्रम ऐसे इन्होंने बताया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसके दौरान जैव विविधता मतलब कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी के हस्ताक्षर के लिए खोला गया था, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये था आपका रियो समिट, शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन। ये कब हुआ था, तो 19, यहाँ देखिए जैव विविधता विषय में कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था, है ना। इसमें जैव विविधता से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया था, ठीक है। तो CBD में पक्षकार के रूप में 196 देश शामिल हैं, ठीक है। और 168 देशों ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। नेक्स्ट, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई वीडियो को। अभी तक तो आपने लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 2 कैटेगरीज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वर क्लास 1 एंड क्लास 2। ओजोन जो डिप्लीटिंग सब्सटेंस, इसकी 2 श्रेणियां वर्ग 1 और वर्ग 2 थी। देखिए यहाँ से कितने सवाल बने हैं, तो इसलिए प्रोटोकॉल्स को ज़रूर बनाइएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जितने भी एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स हैं, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन आएंगे, है ना, हर बार वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके लिए अलग अलग विकसित और विकासशील देशों के लिए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की अलग अलग श्रेणियाँ बनाई गई थी, ठीक है, टाइम टेबल बनाया हुआ था। अब दूसरा कह रहा है क्लास 2 ODS का उत्पादन 2000 में बंद हो गया था। 2000 में ऐसा नहीं हो पाया था, 2030 तक का इसका लक्ष्य रखा गया। तो ये वाला रॉन्ग है और पहला वाला स्टेटमेंट सही है ना। यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से 2030 तक इसको समाप्त किया जाना है, लेकिन अभी 2020 तक नहीं हो पाया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, बाकी आप प्रोटोकॉल्स वाली वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। अब देखिए अगला जो है, निम्न सौर ऊर्जा संग्रहण प्रणालियों में किस प्रणाली में ऊष्मा ऊर्जा के भंडारण के लिए जो आपकी सोलर एनर्जी है ना, हीट एनर्जी, यहाँ पे कह रहा है कि इसके स्टोर के लिए लवण प्रवणता की संकल्पना का प्रयोग किया जाता है। कंसेप्ट ऑफ सॉल्ट ग्रेडियंट इज यूटिलाइज टू स्टोर द हीट एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर सॉल्ट की बात कह रहा है ना। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको कभी आ जाए और ऐसे लगे कि अरे ये तो हमने पढ़ा नहीं है, तो भी आप थोड़ा सा इसको अपने दिमाग के आधार पे करेंगे। जैसे यहाँ पे सॉल्ट ग्रेडियंट्स की बात कह रहा है, टू स्टोर द हीट एनर्जी इन विच ऑन द फॉलोइंग सोलर एनर्जी कलेक्टिंग सिस्टम। अब सोलर एनर्जी कलेक्टिंग सिस्टम्स होते हैं, है ना, जिसमें कि सोलर एनर्जी को स्टोर करके बाकी की जगहों पे यूज़ किया जाता है। तो अब इसके लिए देखिए, अब क्योंकि सॉल्ट की बात कह रहा है, तो सॉल्ट हमारा कहाँ पाया जाएगा, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन है ना, इसके हिसाब से आपको सोलर पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पर कुछ आपके सॉल्ट भी होंगे और ये सॉल्ट यहाँ पर प्लेट्स का काम करेंगे। इस तरह से ये क्या होगा, एक तालाब जैसा दिखाई देगा मतलब। और इस प्रकार का जो सौर ऊर्जा संग्रह एक बड़ी लवणी झील का उपयोग करके एक प्रकार के सपाट प्लेट संग्रह के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो ये जो भी सॉल्ट्स हैं यहाँ पर एक प्लेट की तरह से काम करेंगे और इस तरह से ये जो है तालाब की गर्म निचली परतों में सूर्य से ऊर्जा को, जो सोलर एनर्जी आ रही है, इसको हीट मतलब एब्जॉर्ब करेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सोलर पॉइंट्स को, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन का भी इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर कह रहा है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर ड्यूरिंग, कब किया गया था, तो इसको आपको पता है ना, अर्थ समिट के दौरान किया गया था, ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए। ये सम्मेलन पर्यावरण पर चर्चा करने के लिए 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर करने के लिए हुआ था और 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था, ठीक है। तो डेट जरूर याद करिए, ये जो 5 जून है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते ही हैं, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, इसमें देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स।
मिलेनियम डेवलपमेंट हमने सबसे पहले स्लाइड में पढ़ा था, 8 लक्ष्य थे और क्या था, 2015 तक प्राप्त करना था। ठीक है, तो 2 ऑप्शन ही सही हैं। ठीक, तो ये 2 ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, है ना, ए एंड सी। नेक्स्ट देखिए, बाकी है तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कौन सा जो पॉल्यूटेंट्स है जो आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, तो ये नाइट्रेट्स होता है। ठीक है, इसको तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए, कई बार पूछा गया है। नाइट्रेट्स होता है। नाइट्रेट्स क्या होता है, नाइट्राइट में बदल जाता है। ठीक है, मतलब अगर ऐसा पानी जो नाइट्रेट युक्त पानी होता है, अगर उसको पी लिया जाता है तो पीने के बाद शरीर द्वारा नाइट्रेट्स का परिवर्तन नाइट्राइट में कर दिया जाता है। अब ये रक्त के साथ मिलकर क्या बनेगा, मेटाग्लोबिन बनाएगा, है ना, जो ऑक्सीजन को ले जाने में असमर्थ होता है। अब क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी अगर हो जाती है, नहीं पहुंच पाती है उस जगह पे, तो शरीर का रंग क्या हो जाता है, नीला पड़ जाता है, और यही हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इसकी विशेषता क्या है कि जो स्किन का कलर है वो नीले या बैगनी रंग के साथ हो जाएगा, जिसे साइनोसिस कहा जाता है। ठीक, तो ये बीमारी का नाम भी पता होना चाहिए, कौन सी डिसीज़ है और ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, किसके कमी के कारण होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आप देखो, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल ट्रीटमेंट इन वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, जल शोधन प्रक्रिया में कौन सा एक रासायनिक शोधन है, तो जल शोधन के लिए कौन सा करेंगे। अब देखो, फिल्टर क्या होता है, जैसे आप चाय छानते हो, ठीक है, और कोआगुलेशन क्या होता है, जो कि कोलाइडल के लिए होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका ये हो जाता है कोआगुलेशन, है ना। तो इसमें कोआगुलेशन में क्या होता है, जब कोलाइडी विलयन में कोई मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रवाहित की जाती है, तो इसमें क्या होता है, प्लस माइनस चार्ज होता है। जैसे H2O है तो H आपका प्लस में होता है और O है ना, O -2 है ना, इस तरह से होता है। अब इनके क्या हो, आवेश नष्ट हो जाता है। ठीक है, कोलाइडी विलयन में अब ये कोलाइडिकल आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो जो पार्टिकल है ना, तो ऐसे ऐसे नीचे बैठ जाएगा और ऊपर जो है पानी इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाता है कोआगुलेशन। अब इससे क्या करेंगे, आपका ऊपर पानी साफ आ जाता है और नीचे जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो सारी बैठ जाती है। ठीक है ना, तो ये हो जाता है आपका कोआगुलेशन, जो वाटर फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने लेने की कोशिश की है ताकि आपका कम टाइम में रिवीजन हो जाए, ज़्यादा टाइम तो अब आपके पास है नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों की हेल्प हो जाए, उन लोगों तक भी पहुंच जाए जो मेरी चैनल तक नहीं पहुंचे हैं, उन तक भी रीच हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरी भी हेल्प किया करिए, क्योंकि मेरा भी मोरल बहुत डाउन होता है, मोटिवेशन मेरा एकदम बहुत डाउन हो जाता है। आप लोग के लाइक्स और कमेंट्स कुछ नहीं मिलता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। बहुत कम ही लोग हैं पार्टिसिपेंट्स जो कि मेरा भी मतलब ध्यान रखते हैं, चैनल का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।